हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनील और रीमा दोनों बचपन के दोस्त हैं। कुंती कुछ जरूरी बात करे जब रीमा के घर आती है तो उसकी माँ और पिताजी से कहने लगती है, भानु बहन जी, मुझे तो पहले से पता था इन दोनों की दोस्ती तो बस शादी में आकर ही रुकेगी, चाहे वो एक दूसरे से हो या किसी और से। मुझे भी कभी कभी शक तो होता था, लेकिन कभी कहा नहीं क्योंकि दोनों बचपन से दोस्त हैं। अब क्या कहूँ, बचपन की दोस्ती को कैसे शक भरी निगाह से देखती। हाँ, मेरा भी यही मानना था, लेकिन देखिए ये दोनों कितना आगे बढ़ गए हैं। अब इनकी शादी करवा ही देनी चाहिए ताकि हमको ये दोबारा परेशान न करे। हाँ, ये तो सही बात कही आपने। क्या बोलते हैं रीमा के पापा? हाँ, मुझे भी ये आइडिया सही लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी करवा देते हैं। मैं कल ही जाके पंडित जी से सगाई की बात करता हूँ। नहीं भाई साहब, सगाई की नहीं, शादी की डेट निकलवाइए। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह। ठीक है, तो मैं फिर अभी जाता हूँ। कल तक का इंतजार कौन करेगा? सही बात है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। जाइए जाइए, हमें जल्दी से अच्छी सी खबर दीजिए। दिनेश जल्दी से जाकर पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रीमा और सुनील दोनों का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों की शादी हो जाती है। कुंती अपनी बहू रीमा और सुनील का स्वागत करते हुए कहती है, आजा रीमा, तेरा ही घर है, अब क्या ही तेरा अलग से स्वागत करूं। तुम दोनों को कभी लगता था हम तुम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे? मुझे तो कभी नहीं लगता था आंटी जी। सच बताऊं तो हमें खुद पता नहीं था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आजा बैठ अंदर, थक गई होगी ना इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर। हाँ आंटी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुझे अब ना सोना है, सीधा आपके कमरे में जाकर सो जाऊंगी। मेरे नहीं, अब तो सुनील के कमरे में जा। और सुन, मुझे अब माँ बुलाया कर, वरना बहुत मारूंगी। जा, अब कपड़े चेंज कर ले और आराम कर। तू क्या चुपचाप खड़ा है और हम दोनों की बातें सुन रहा है? कभी देखा नहीं है क्या सास बहू को ऐसे बात करते हुए? बहुत देखे हैं, लेकिन आप दोनों का कुछ अलग ही चल रहा है। यही देख रहा हूँ मैं। वैसे मैं भी रीमा के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप तो बस उससे ही बातें किए जा रही हो। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, जाकर सो जा, बहुत थक भी गए हो दोनों। रस्मों रिवाजों के चक्कर में सभी घर वाले थक गए थे और अब सभी सोने चले जाते हैं। रीमा और सुनील भी अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि तभी वहाँ रीमा को पिज्जा का बॉक्स दिखता है और वो सुनील को कहती है, सुनील इधर तो देखो क्या रखा हुआ है। मुझे लगता है आंटी जी ने ही रखा होगा ये पिज्जा। ओए होए, बड़ी तेज भूख लगी है, जल्दी से कपड़े चेंज करके खाऊंगी। ठीक है, तुम कपड़े चेंज करो, तब तक मैं अपनी पेट पूजा करता हूँ। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। आहा, पिज्जा, मजा आ गया। मतलब तुम अभी कपड़े चेंज नहीं करोगी? इसका मतलब तुम सारा पिज्जा खा जाओगी। मुझे पता है, तुम एक बार में पूरा बर्गर खा जाते हो। ये पिज्जा क्या चीज है? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। जाओ तुम जल्दी जाके चेंज करो, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे आराम से पिज्जा। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुमने पूरा पिज्जा खत्म कर दिया तो? इसीलिए मैं ये पिज्जा अपने साथ लेकर जाऊंगी चेंजिंग रूम। पागल हो क्या? पिज्जा कौन चेंजिंग रूम में लेके जाता है? यहीं रहने दो। अब तुम बिना कपड़े चेंज किए ही पिज्जा खाओ। नहीं, अब तो मैं अपने कपड़े चेंज कर ही पिज्जा खाऊंगी। तो जल्दी आओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। मुझे भी बहुत तेज से भूख लग रही है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और जबकि मेरे सामने पिज्जा रखा हुआ है, मेरी जुबान पे पानी आ रहा है, पानी। सुनील के ऐसा कहने पर रीमा जल्दी से जाकर शादी का जोड़ा चेंज करती है और पहले पिज्जा खा लेती है। ऐसे ही अगली सुबह जब रीमा नहा धोकर पूरे तरीके से बहू के जैसे तैयार होकर किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ कुंती पहले से ही कुछ बना रही थी। तभी रीमा कहती है, आंटी ये क्या कर रही हो आप? मैं किचन का काम करने आ रही थी, खामखा आपने तकलीफ की। रीमा, पहले मुझे आंटी बोलना बंद कर। अब मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, हमारा रिश्ता बदल गया है। मुझे भी सास की जैसी फीलिंग आनी चाहिए। ये आंटी आंटी मत बोला कर, अब सासू माँ बोल। ठीक है आंटी जी। ओह सॉरी सासू माँ। वैसे कल के पिज्जे के लिए थैंक यू, बहुत तेज भूख लगी थी। क्या अरेंजमेंट किया था आपने सासू माँ जी? रीमा, तुम मुझे सासू माँ भी मत कहो, मुझे ही सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अपना मुझसे दूर चला गया हो। बिल्कुल सही बात, मुझसे तो सासू माँ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगी, ये ठीक है ना माँ? ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे भी अब एक दोस्त मिल गई है। सुन रही माँ, आज कुछ लोग आएंगे तो खाने में कुछ मीठा बनाते हैं हम दोनों मिलकर।
फिर उनको बोलेंगे तूने बनाया है। लेकिन मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? जब तुझे आता ही नहीं है तो सुबह सुबह क्या करने आई है किचन में, स्टाइल मारने? वो मैं बस देखने आई थी किचन कैसा है। रीमा की बात सुनकर कुंती हंसने लगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद रीमा की मुंह दिखाई में बहुत से लोग आते हैं और उसे देखकर चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब रीमा और सुनील रीमा के मायके पहुंचते हैं और रीमा की माँ भानु बोलती है, क्या बात है रीमा, जब से नई फैमिली मिली है तुझे, हमें तो भूल ही गई है। अब तुझे अपनी माँ और पापा की याद तक नहीं आती है? क्या माँ कुछ भी बोल रही हो आप सबकी याद क्यों नहीं आएगी? बहुत याद आती है, लेकिन कुंती माँ इतनी प्यारी है, जब भी उदास हो जाती हूँ मुझे हंसाने लगती हैं। हमको मालूम था तू अपने घर में बहुत खुश रहेगी, इसीलिए तो हमने तुम दोनों की शादी करवा दी। माँ पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं जब से आई हूँ। उनको पता नहीं था क्या हम आने वाले हैं? कितने दिन हो गए उन्हें देखे हुए। अंदर किचन में है तेरे पापा, तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं जो सुनील जी को पसंद आए। आखिर हमारे घर के दामाद जी हैं, भले पहले तेरे बेस्ट फ्रेंड रहा हो, लेकिन अब हमारे घर का दामाद है। ओहो क्या बात है दामाद जी, कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी इज्जत मिलेगी दामाद बनने के बाद। अगर पता होता तो बहुत पहले बन जाते। रीमा सुनील का मजाक बनाते हुए हंसने लगती है। कुछ देर बाद रीमा के पिताजी दिनेश भी किचन से खाना लेकर आ जाते हैं और इतने में सुनील कहता है, पापा आपने इतनी तकलीफ क्यों करी, हम बाहर से खाना मंगवा लेते। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना था, तभी बनाया है आप दोनों के लिए। आप दोनों को ऐसे मिलजुल कर रहते देखकर मेरा दिल को तो बहुत सुकून मिल जाता है। अरे पापा आप ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। हाँ जरूर बेटा, तुम मेरे बेटे भी हो और दामाद भी हो। दोनों की बात खत्म होते ही चारों खाना खाने लगते हैं। तभी रीमा बोलती है, पापा हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, आप दोनों को भी आना है। जरूर बेटा, जरूर आएंगे। हमारी बेटी और दामाद ने हमें बुलाया है, हम तो जरूर आएंगे। पापा आपको ना वहाँ पर हैंडसम बन के आना पड़ेगा, बोल देती हूँ। हो सके तो माँ के साथ पार्लर चले जाना आप भी। हाँ इतना अच्छा बनकर आऊंगा कि वहाँ सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। मैं कोई पार्लर वगैरह नहीं लेकर जाऊंगी तेरे पापा को। अब क्या तेरे पापा लेडीज पार्लर जाएंगे? सब हंसेंगे रीमा। ओफो माँ, मैं एक पार्लर का एड्रेस देती हूँ, आप वहीं भेज देना पापा को। खाना खाने के बाद रीमा और सुनील अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब ऐसे ही एक शाम रीमा और सुनील की शादी की सालगिरह थी। तभी उन्हें एक गिफ्ट मिलता है और दोनों उसे खोलकर देखते हैं तो उन्हें पिज्जा का बॉक्स मिलता है। दोनों पिज्जा देखकर खूब हंसते हैं क्योंकि उनकी शादी की पहली रात पिज्जा खाकर ही बीती थी और उस पिज्जा के लिए लड़ाई भी हुई थी। इसी तरह दोनों पति पत्नी पिज्जा की यादों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। चंदा गांव में अपने सास और पति के साथ रहा करती थी। चंदा के देवर की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया गया था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास उमा से बात करते हुए कहती है, माँ जी वो हम ये बोल रहे थे कि देवर जी इस बार शहर से आएंगे तो उनकी शादी करवा देंगे। वो का है ना, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, अभी से लड़की देखना शुरू भी कर देते हैं। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि रोहन की भी शादी हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। दोनों बेटों की शादी करके छुट्टी मिल जाएगी हमें तो। हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ हम कहीं बात चलाएं देवर जी के रिश्ते की। अब शादी ब्याह जैसी चीजें एक बार में थोड़ी हो जाती हैं। देखने ताकने के बाद ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना। आप बोलो तो कहीं बात चलाएं। हाँ हाँ बात चलाओ। कहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मेरे बेटे की किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि शहर की लड़कियों की तरह कोई भी हो, फटे कपड़े पहनती हो। माँ जी हमारी देवरानी की बात है तो आप परेशान मत होइए। हम बहुत ही अच्छी दुल्हनिया देखेंगे अपने देवर जी के लिए, लेकिन बस वो लड़की देवर जी को पसंद आ जाए। कहीं वो मना ना कर दे, फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे उससे पूछना ही क्यों है, बहू मेरी आ रही है तो उसकी राय जानना जरूरी नहीं है। वैसे भी उसे हमारी पसंद से कोई एतराज नहीं होगा। तू बस अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर मेरे बेटे के लिए। जी माँ जी, अब देवर जी को बुला लो, चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे ना। शुभ काम में देरी अच्छी नहीं लगती है। या हम लड़की देखते हैं और देवर जी के आते ही शादी। बहू अभी उसकी पढ़ाई तो खत्म होने दे। वैसे भी अब तो कुछ ही दिन और हैं वहाँ।
फिर तो यहीं आना है। उसे अभी पढ़ाई के बीच में बुलाना ठीक नहीं होगा। पहले तो लड़की देख ले, फिर उसे भी बुला लेंगे। उमा की बात सुनने के बाद चंदा अपने देवर के लिए लड़कियां देखने लगती है। काफी लड़कियां देखने के बाद चंदा को एक लड़की पसंद आती है। यहाँ रोहन के लिए लड़की पसंद की जा रही थी, तो वहाँ रोहन शहर में रिचा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, इसीलिए शहर में ही उससे शादी भी कर लेता है। रोहन के सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, इसीलिए रोहन अब रिचा के साथ अपने गांव आता है। और अपने घर आने के बाद रोहन अपनी माँ और भाभी से कहता है, माँ, ये आपकी बहू रीचा है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे पता है कि हम दोनों की इस शादी को लेके आपके बहुत अरमान थे। रीचा के घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए मैं शादी करनी पड़ी। बेटा, तुझे कोई पसंद थी तो एक बार बता ही दिया होता। यहाँ मैं और तेरी भाभी तेरे लिए लड़की देख रहे थे और तू है कि शादी भी करके आया है, और अब आकर हमें बता रहा है। इसकी भी क्या जरूरत थी? देवर जी, आपने शादी की तो की, लेकिन ई का नई दुल्हनिया को ऐसे फटे कपड़े में ही ले आए। अरे इसके घर वाले क्या इतने गरीब थे कि दहेज ना सही तो कपड़े भी नहीं दिला पाए अपनी बेटी को? रोहन, व्हाट इज दुल्हनिया? रीचा, दुल्हनिया मतलब न्यू ब्राइड, और भाभी ये ना बाहर का फैशन है। आपको नहीं पता होगा भाभी, क्योंकि आप तो शहर में रहती नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता वहाँ के फैशन के बारे में। आप ऐसे मजाक नहीं बना सकती भाभी मेरी बीवी का। अरे हम कहाँ बना रहे हैं मजाक नई की दुल्हनिया का? वो तो कोई भी इन्हें देख लेगा तो हंसी छूट ही जाएगी ना। अब खुद ही बताओ, आप नई की दुल्हनिया को घूंघट में रहना चाहिए। यहाँ तो घूंघट तो दूर की बात है, साड़ी भी नहीं है। ई का है फटी सी जीन्स और अतरंगी सा टॉप। अरे भाभी जी, मेरी तो नई शादी हुई है, इसलिए आप बोल रही हो कि मुझे तैयार होकर रहना चाहिए, लेकिन आप तो कितनी पुरानी। मेरा मतलब है कि आपको तो हो गया है ना काफी समय यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिवाली की लाइट की तरह चमक रही हो। इतना कौन सज धज कर रहता है, वो भी घर में। माँ जी, आप देख रही हो ना देवरानी जी को, आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये कैसे जुबान लड़ा रही है। अब हमने कुछ बोल दिया तो उसमें इतना बुरा क्यों मान रही है ये? अरे अरे बस करो, अब रोहन ने शादी कर ही ली है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। जा बहू, छोटी बहू के स्वागत की तैयारी कर तू। और हाँ छोटी बहू, चंदा तेरी भाभी नहीं दीदी है, जेठानी है तेरी, ठीक है ना? जी माँ जी, समझ गई मैं। गांव की जेठानी है मेरी ये। अब से मैं इन्हें दीदी ही बोलूंगी, ठीक है ना? अब तो उमा अपनी छोटी बहू को भी स्वीकार लेती है और उसका भी स्वागत किया जाता है। लेकिन बात केवल स्वीकार करने की थोड़ी ही ना थी। अब घर में एक शहर की तो दूसरी गांव की बहू है, तो बात यहीं खत्म थोड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ही अपने आप को अच्छा दिखाने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन उमा अपनी दोनों बहुओं को बुला कर कहती है, बहुओं तैयार हो जाओ, हमें पड़ोस वाली काकी है ना, उनके पोते का नामकरण है। वहाँ बुलाया है पूरे परिवार को। अब मेरे दोनों बेटे तो काम छोड़कर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम तीनों ही चले जाते हैं। जी माँ जी। उमा के बोलने के बाद दोनों तैयार होकर आती हैं और चंदा को ऐसे ओवर सजा धजा देखकर रिचा कहती है, दीदी ये कैसे तैयार होकर आई हो आप? हमें नामकरण में जाना है, आपकी शादी नहीं हो रही है जो इतना तैयार होकर आई हो। थोड़ा हल्का मेकअप करती, वो अच्छा लगता है आप पर। देवरानी जी, हमारे में तो ऐसे ही तैयार होते हैं। अब वहाँ 4 लोग आएंगे, बोलेंगे हमारे बारे में कि कैसे मुंह उठाकर आ गए हम। अच्छा थोड़ी लगता है ना अब ऐसा सुनना। और हम तो ये बोलते हैं कि जाओ तनिक तुम भी बढ़िया सा कपड़ा लत्ता पहन लो, ये अच्छा नहीं लगता है। दीदी अब ना ज्यादा हो रहा है, आपको कपड़ों का तो कोई सेंस है नहीं और मुझे बोल रही हो आप। गांव की गवार जेठानी अब शहर की पढ़ी लिखी देवरानी को बताएगी। अरे ओ शहर की मुर्गी, अभी गांव की इस गवार जेठानी का एक उल्टे हाथ का पड़ गया ना, जमीन पर लौटती हुई नजर आओगी तुम। बताए हमारे हाथों में असली घी की जाने, दिखाएगा तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रही हो तो ठीक है, दिखा दो अपनी घी की जान, फिर मैं भी अच्छे से बता दूंगी कि शहर की लड़कियां कमजोर नहीं होती है। अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे बस करो, तुम दोनों तो यहीं पर शुरू हो गई हो। मुझे पता है कि तुम दोनों गांव की जेठानी और शहर की देवरानी हो, लेकिन तुम दोनों लड़ाई तो एक ही जैसे कर रही हो ना। मानो पता नहीं कौन सी परेशानी खड़ी हो गई हो। माँ जी, तो आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलती हो? इन्हें देख लो ना, कितना बोली जा रही है। अब गवार जेठानी है तो गवार ही रहेंगी ना, मेरी तरह शहर की पढ़ी लिखी तो नहीं बन जाएंगी।
माँ जी आप तो हमें जानती ही है ना, अब हमारे जैसी ये नहीं है तो बहाना बना रही है। एक काम करो तुम दोनों, यहाँ बैठकर बिना बात की बहस करो। मुझे देर हो रही है, मैं तो जा रही हूँ नामकरण में। माँ जी ये देखो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। अब नामकरण में जाएंगे तो कुछ गिफ्ट भी तो देना होगा ना, इसलिए मैंने बेबी के लिए क्यूट से कपड़े ले लिए। लो बड़ी आई शहर वाली, इसे तो इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, वो बच्चे को चुभने लगते हैं। ई लीजिए माँ जी, हम लाए हैं ना झिनका के लिए झबला, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये भी कोई देने की चीज है? आप लाई ही तो कम से कम कुछ अच्छा लाती ना, ये बच्चा पहनेगा। आपसे अच्छा है माँ जी मेरे लाए कपड़े दे देंगे बेबी को। चुप करो तुम दोनों, यहाँ पर खड़े मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं देख लूंगी मुझे वहाँ क्या देना है। उमा अपनी दोनों बहुओं को वहाँ छोड़कर चली जाती है। उमा के जाने के बाद भी दोनों बहुओं की आपस की बहस खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती है। नायरा अपनी जेठानी संगीता के कमरे से एक चादर उठाकर ले जा रही थी। तभी संगीता उसे चादर ले जाते देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, ये चादर मैंने धो रखी है और अब तू कहाँ लेकर जा रही है? जब मैं गंदी कर दूंगी ना उसके बाद खुद धोकर ले लियो, लेकिन अभी तो मैं ये ही लूंगी। हाथ हटा यहाँ से वरना चादर फट जाएगी। ऐसे कैसे हटा दूं हाथ? ये चादर जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, और आपने तो बस एक ही बार धो रखी है ये चादर, लेकिन मैंने कितनी बार धोई है तब तो याद नहीं आया। तब तो बड़ी जल्दी लेकर चली जाती थी। हाँ वो इसीलिए मैं लेकर जाती थी क्योंकि अभी तो आई हो तुम, और तुम्हारे आने से पहले ये सब मैं ही करती थी। और तुमने 2 दिन क्या कर लिया? ये सोच रही हो कि घर की हुकूमत अब तुम्हारी है? अरे अरे ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ही है। साधना की बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू नायरा दोनों आए दिन छोटी से छोटी बात पर ही घर में झगड़ा करती ही रहती हैं। और आप जो ये देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ संगीता और नायरा की लड़ाई चल रही होती है और जोर जोर से लड़ने के कारण दोनों की आवाज घर से बाहर भी जाने लगती है। बाहर साधना अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। इतने में अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनकर साधना गुस्से से घर में जाती है और दोनों से बोलती है, अब क्या हो गया? अब तुम दोनों ने घर को कुरुक्षेत्र क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया अब? माँ जी दीदी को आप समझा दो, जब देखो तब मुझसे बिना बात के लड़ाई लड़ती रहती हैं। ये क्या माँ जी, आप तो मुझे जानती हो ना, मेरा स्वभाव कितना शांत है। मैं और लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकती। वो तो देवरानी जी ही हैं, एक चादर को लेकर लड़ रही हैं मेरे साथ और अब मुझे ही बोल रही हैं। ये छोटी बात है जेठानी जी, आप तो रहने ही दो। माँ जी को अच्छे से पता है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाकू हो। पता नहीं घर की बहुएं आई हैं तो लड़ाकू विमान आए हैं। दोनों में से कोई भी अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं लाया। दोनों लड़ाई ऐसे कर रही है जैसे ये सब इनके मायके से मिला हो। माँ जी मुझे तो पता ही है, आपकी चहेती बहू जेठानी है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भला? चहेती और मैं, वो भला कैसे? पहले माँ जी मेरी एक बात को मना नहीं करती थी, जब से देवरानी जी आई है ना तब से माँ जी तो मेरी बिल्कुल ही सुनती नहीं है। मुझे ना ही संगीता बहू पसंद है और ना ही नायरा बहू तू। जब देखो झगड़ा करती रहती हो। तुम दोनों को भला कोई क्यों पसंद करेगा? अब जो मैंने बोला है वो करो, बिना बात के बहस मत करो। साधना दोनों को काम करने के लिए भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? दोनों यहाँ से जाकर वहाँ लड़ाई शुरू कर देती हैं और वहाँ भी वही होता है। साधना तो अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज के इस तमाशे से परेशान ही हो गई थी, लेकिन करती भी क्या? बहुएं तो वो खुद ही पसंद करके लाई थी ना। और उसकी दोनों बहुएं भी आए दिन बिना कुछ सोचे समझे बहस करना शुरू कर देती हैं और यही सब रोज चलता रहता है। कुछ दिनों बाद साधना की पड़ोसन घर आती है और साधना से बोलती है, अरे साधना, क्या तू भी जरा अपनी बहुओं को कुछ समझा। इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है, बाहर तक आवाज आती है। मोहल्ले वाले तेरे बारे में 4 बातें भी करने लगे हैं। अब तो कुछ समझा उन्हें। तुझे क्या लग रहा है मैंने उन दोनों को समझाया नहीं होगा? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि कोई शर्म बची है। सुबह लड़ाई से शुरू होती है और रात भी इसी पर खत्म है। तो इन देवरानी जेठानी का बंटवारा कर देना, दोनों अलग रहेंगे तो ही लड़ाई कम होगी और ना ही घर में कोई कलेश होगा। दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहेंगे और तू भी शांति में रहेगी। नहीं, बंटवारा नहीं कर सकती।
इनकी यही आखिरी इच्छा थी कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा होने से दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे ही ठीक है। साधना ने इतना बोला ही होता है कि तब तक देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं और संगीता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में गई कैसे, और ऊपर से मेरे सामान का भी इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा, और तुम जो बार बार मेरे कमरे में आ जाती हो, मेरी साड़ी ले जाती हो, उसका क्या? वो याद नहीं होगा ना? पहले खुद को देखो, फिर मुझे बोलना। आप तो बढ़िया ही मुझे बोलने वाली। तुमसे तो बड़ी ही हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर, वरना मुझे भी सबक सिखाना आता है। ये देखना तुझे मंजूर है, लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी का बंटवारा करना मंजूर नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कभी भी शुरू हो जाती हो। दिखाई नहीं दे रहा है घर में पड़ोस की काकी आई है, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ाई ही करनी है ना। यही सिखाया है कि तुम दोनों को तुम्हारे घर वालों ने? बस यही आता है। पहले वहाँ लड़ाई करते थे, अब यहाँ भी शुरू कर रही हो। अरे जाओ अपने कमरे में अभी। साधना दोनों को सुनाकर वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा, पड़ोसन के आगे उसका नाम तो खराब हो ही जाता है ना। इतना होने के बाद भी साधना बंटवारा करने का नहीं सोचती है, लेकिन साधना के ये सब सोचने का क्या फायदा। दोनों देवरानी जेठानी तो बंटवारा करने का पूरा तय कर ही चुकी थी ना। ऐसे ही एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी नायरा संगीता से बोलती है, दीदी मैंने अपना खाना बना लिया है और बर्तन भी धो लिया है। अब आप अपना खाना बनाकर बर्तन धो देना, मुझसे नहीं होगा आपके लिए ये काम। एक तो आपका काम भी करो, ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हाँ तो मुझे क्या बता रही है, मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना बना लिया था। ऐसे ही तेरी जेठानी नहीं हूँ, तुझसे 4 कदम आगे की सोचती हूँ, इसीलिए तेरी जेठानी हूँ। बड़ी आई मेरे लिए खाना बनाने। इतना ही है तो जो आप अभी अचार खा रही है ना, वो रख दो, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। तेरी बनाने से क्या होता है, उसमें तो मेरा भी हाथ लगा था ना, वो मेरा भी हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके कमरे में 2 साड़ी रखी हुई हैं जो आपने मुझसे मांगी थी, याद है ना वो? या वो भी भूल गई? वो भी दे जाना, मुझे नहीं आना आपके कमरे की तरफ। जिसको चाहिए वो आकर खुद ले जाए ना, मुझे भी नहीं पसंद है तेरे कमरे की तरफ आना। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगी लेने, लेकिन ये मत भूलना जेठ जी नई वाली अलमारी लाए थे ना, वो मेरे ही कमरे में रखवाई थी। फिर वो तो मेरी ही हुई ना, क्योंकि है तो वो मेरे कमरे में ना। रुको, वो तो अभी मैं इनसे बोलकर अपने कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अपने कमरे में ही रखूंगी। आपका क्या भरोसा कब क्या ले जाओ। भरोसा तो तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तो कुछ लाई नहीं, ससुराल का सामान ठस कर दोगी तो। इस घर में जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा भी है, कुछ मत सोचना। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, रोक कौन रहा है? वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। नायरा और संगीता के इस झगड़े को साधना देख लेती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों को बंटवारे की जल्दी है ना? ठीक है, मैं बंटवारा कर ही देती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बंटवारे में केवल एक ही हिस्सा जेठानी का और दूसरा हिस्सा देवरानी का ही होगा। इस घर के अलावा है ही क्या जिसका बंटवारा करती? लेकिन ये भी सही है, आप बंटवारा कर दोगी तो कम से कम मुझे रोज रोज अपनी जेठानी जी की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है ना तुम्हारी शक्ल देखने का, बंटवारे की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। ठीक है, फिर ऊपर वाले हिस्से पर नायरा बहू है और बीच वाले पर साधना बहू, और जो मेरे पास गहने हैं तिजोरी में, वो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। क्या माँ जी, आपके पास गहने भी हैं? लेकिन आपने तो आज तक हमें अपने गहने नहीं दिखाए। ये तो मेरे बाद आई है, इसे कुछ पता नहीं है, समझ आता है। लेकिन माँ जी, आपने तो गहनों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताना क्या है, मैंने सोचा था तुम दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहोगी तो तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों मेरे घर का बंटवारा कर रही हो, तो मेरा मन नहीं है। माँ जी, बंटवारा तो मैं इसलिए करने को बोल रही थी क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो दीदी को कोई परेशानी ना हो। बाकी तो मैं एक साथ मिलकर ही रहना चाहती हूँ। बंटवारे में क्या रखा है? लो कर लो बात, यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से बंटवारा कर रही थी, वरना मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार है। और अब तो छोटी भी खुद बोल रही है कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या ही करना बंटवारा। चलो, गहनों का नाम सुनकर ही सही, लेकिन दोनों ने बंटवारा करने की बात तो मना कर दी। अब जब तक मैं हूँ तब तक गहनों के नाम से ही सही, लेकिन शांति तो बनी रहेगी। साधना की गहनों की बात सुनकर
तुरंत देवरानी और जेठानी बंटवारे की बात से पलट गई और होता हुआ बंटवारा रुक गया। उसके बाद दोनों का लालच ही सही, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा वापस नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।